चलिए, ये एनवायरनमेंट वाला है, इसका कल हमने कुछ पढ़ा था, अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला है पॉल्यूशन का, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन का पहला वाला है, फटाफट रिवाइज करते हैं जिससे कि आप लोगों को देखें कि कल कितना आपको आया। तो पॉल्यूशन, अच्छा कितने प्रकार के पॉल्यूशन है? 2 टाइप्स हैं और पॉल्यूशन के 5 कई तरीके हो सकते हैं। हाँ बताओ, जैसे कि बहुत सारे। हाँ हाँ, और सॉइल पोल्यूशन, ठीक है ना। तो वायु, जल, मृदा, ये सब पोल्यूशन जो है इसके, इसमें आपका जो है वो पॉल्यूशन हो सकते हैं। उसको सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये तीनों ही पॉल्यूशन जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। खैर, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए था वो था हमने प्रदूषकों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की परिभाषा क्या है? प्राइमरी पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट कौन होता है? सोर्स से निकला सीधे, हाँ डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए। प्लास्टिक हो गया, इधर देखिए, हाँ उधर नहीं, पीछे में इधर देखिए, क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, NO हो गया, ठीक है ना। इस तरह के जो सीधे सीधे मतलब एनवायरमेंट में करते हैं, सोर्स से निकले और कर दिया। सेकेंडरी कैसा होता है? नहीं, वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब 2 मान लो हैं प्राइमरी प्राइमरी, उनको आपस में रिएक्ट करेंगे और जब कुछ बनाएंगे वो सेकेंडरी हो गया, दूसरे टाइप का हो गया, ठीक है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ओजोन हो गया, SO3, H2O2, ठीक है, H2SO4, पैन हो गया। एग्जाम में मैंने आपको बोला था कि एग्जाम जो है मैं आपको डायरेक्टली पूछ लेगा, ओजोन, HNO3, H2O2, पैन, ये सब के बारे में पूछा गया था एग्जाम में, सवाल ये आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। या इसलिए रट लेना, आपको इस तरह रटना है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। यहां तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। प्रदूषण के प्रकार थे, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, ये मृदा से प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। चलो ठीक है, पढ़ ही लिया। अब हमने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था, फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने कहा था कि जो गाड़ियों के अंदर, ईवी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर जो बैटरी होती है, उस बैटरी से क्या प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है? सच है या झूठ? कि जो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज कर रहे हैं, ठीक है, आजकल स्कूटी आ गई है, बाइक, कार भी आ गई हैं, तो वो गाड़ियां जो है वो उससे प्रदूषण होता बिल्कुल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है, होता है, ठीक है, कम होता है बस, ठीक है ना। मतलब कि जितना वो बाकी गाड़ियां करती हैं उससे कम है, तो अत्यंत कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी इसके अंदर कि वो चीज ज्यादा नुकसानदेही है। ये तो वायु प्रदूषण की बात हो रही है, लेकिन ईवी गाड़ियों ने एक और प्रकार की जो है प्रदूषण करते हैं, जो सॉइल पोल्यूशन। कैसे करते हैं वो? बैटरी, हाँ, क्योंकि डिस्पोजिशन उतना अच्छा नहीं, डिस्पोज करने का जो तरीका है, क्या मतलब है कि जो वेस्ट है उसको जो है ठिकाना लगाने का तरीका जो है वो सही नहीं है। इनफैक्ट ईवी गाड़ी छोड़िए, जो आपका इन्वर्टर होते हैं, वो इन्वर्टर की जो बैटरियां होती हैं उनको भी जब डिस्पोज करते हैं तो वो भी तरीके से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आता है कि जो वेस्ट होगा उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, ठीक है। अभी तक हम जिस पे ज्यादा वैसे तो काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो बैटरियों से सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है या और कोई केमिकल निकलता है, सीधे जाकर वो धरती खराब करता है, उसके बाद जाके नीचे वो पानी में चला जाता है और दिक्कत आ जाती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। पर्यावरण हितैषी है, अधिक दक्षता है, शोर रहित है, चलो मान लेते हैं। शोर की अगर बात करते हैं तो कल हमने बात की थी कि नॉइस होता है, नॉइस में क्या यूनिट है नॉइस की? वैसे है बेल है, ठीक है, BEL, लेकिन जो हम लोग इसको कितना सुन पाते हैं इसके लिए वो डेसिबल है, ठीक है। वैसे बेल है, डेसिमल 10⁻⁻, जैसे कि मीटर का सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो उसकी आपकी जो है यूनिट है शोर की, नॉइस की। और इसमें सवाल जो आता है वो अलग अलग टाइप आता है कि भाई अगर कोई रेसिडेंशियल इलाका है और रेसिडेंशियल इलाके में कितना डेसिबल का शोर अलाउड है? 35-40 तक ये है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल इलाके हो गए तो वहां पर कितना है, वहां पर कितना होता है? तो लगभग 70-75 तक होता है आपका, ठीक है ना। ये अलग अलग है और एग्जाम में सवाल आता है कि इसमें अलग अलग जो टाइम, अलग अलग जगह पर कितना अलाउड कर रखा है, कितना होता है, वो आपका आता है, ठीक है। अभी बल्कि इनफैक्ट जो है क्रिकेट मैच हुआ था वर्ल्ड कप वाला, उसमें भी आप देखना कि छक्का पड़ता है, आउट पड़ता है, तो नीचे आता है कितना डेसिबल का शोर हुआ, देखा था आप लोगों ने? वो लिख के आता था, एक तो वहां 120 डेसिबल का
शोर हो जाता था लगभग, जब कोई विकेट इंडियन टीम का लेती थी तो 120। और 120 डेसिबल का ऐसी कहानी ये है कि अगर उसको 2-4 घंटे 5 घंटे लगातार सुन ले इतने शोर को, तो फिर कान जो है परमानेंटली खराब होने की संभावना रहती है। बायोमास की बात करते हैं, यानी कि किसी लकड़ी वकड़ी में कितना जो उसका कंटेंट है, तो वन और लकड़ियों में है कृषि और घरेलू अपशिष्ट यानी वेस्ट है। नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट यानी कि जो नगर पालिका में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका बात कर रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट की बात कर रहा है। नारियल का आवरण है, मूंगफली का छिलका है, ये धान की भूसी है, ठीक है, ये सीवेज है, जीव जंतुओं का अपशिष्ट है, खैर ठीक है, इसको अभी नहीं है। अब हमने बात की थी एथेनॉल की, बात की थी एथेनॉल का एक और भाई था, उसका नाम है, क्या नाम था उसका, मिथेनॉल। तो अगर ये मुझे आप बताओ कि जहरीली शराब क्या है, इथेनॉल है कि मिथेनॉल है? जहरीली शराब इथेनॉल है कि मिथेनॉल है? सही बोल रहे हैं, ये क्या है, मिथेनॉल है, ठीक है ना। तो मिथेनॉल नहीं पीना है हम लोगों ने, इथेनॉल भी वैसे नहीं पीना है, ठीक है। लेकिन देसी शराब जो गलत तरीके से बन जाती है, फर्मेंटेशन ढंग से कंट्रोल नहीं होता है, और जब जहरीली शराब पीने से लोग मरते हैं तो यही होता है कि इथेनॉल की जगह वो मिथेनॉल बन जाता है, और वो बहुत जहरीला है, ठीक है। इनफैक्ट आपका जो सैनिटाइजर में क्या लगा है, हाँ कौन सा है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल सैनिटाइजर, ठीक है, इथेनॉल है। तो जब अभी कोरोना हुआ था तो कुछ धार्मिक स्थलों पर लोग हाथ सैनिटाइज करके जा रहे थे, तो लोग अरे ये शराब से आपका हो रहा है। तो मैंने कहा भाई वो शराब दूसरी होती है, ये ये अल्कोहल है, कहते अल्कोहल तो शराब है। मैंने कहा केमिकल नेम है इसका अल्कोहल, ठीक है, ये वाली आप सोच रहे हो वो वाली अल्कोहल नहीं होती है। तो कई जगह तो समझाना पड़ा कि ये वाला अल्कोहल नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वाला अल्कोहल है, ठीक है। और ये अल्कोहल कहाँ इस्तेमाल होता है बताओ, नींद नहीं आनी चाहिए, कहाँ होता है इस्तेमाल, ये इथेनॉल कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ पे आजकल हो रहा है, बहुत हमने सुना है कि बड़ा काम है इसका, फायदा हो रहा है इसका। सैनिटाइजर में तो है ही है, एक जगह और होता है, गाड़ी में, गाड़ी में याद नहीं है, भूल गई, पेट्रोल में, पेट्रोल ब्लेंडिंग कहते हैं, ब्लेंड करना यानी कि मिक्स करना, ठीक है ना। कितना परसेंटेज करते हैं हम लोग, लगभग 5%, 10% कर रहे हैं, लेकिन टारगेट कितना है, 20% है। 20% का टारगेट है, हम 20% तक का इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, यानी कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला देंगे जिससे कि चल जाए बढ़िया तरीके से। और उसका फायदा ये होगा कि हमें इंपोर्ट पैसा जो इंपोर्ट लगता है, यानी कि हम जो मंगाते हैं दुनिया से पेट्रोल, क्रूड ऑयल, उस पर हमें फायदा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, इथाइल, उसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, हरित ईंधन के रूप में काम आता है, ठीक है। चलिए हो गया इसके अंदर, हाँ कुछ तथ्य थे इसमें। हमें पता भारत का राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन हुआ था वर्ष 2003 में, और हमने कल पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग कलर के हाइड्रोजन का जिक्र आजकल पेपर में आता है, न्यूज में आता है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ब्लैक हाइड्रोजन हो गया, ग्रे हाइड्रोजन हो गया, और इसका ब्लू हाइड्रोजन हो गया। इसका तात्पर्य क्या है, क्या तात्पर्य है इन हाइड्रोजन का, अलग अलग कलर की हाइड्रोजन है, ये क्या है फिर ये अगर हाइड्रोजन जो अलग अलग कलर के बोल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या अलग अलग कलर की हैं, ये आपने कहा है, सही बोला उन्होंने, क्या हाइड्रोजन वो सब अलग अलग कलर की हैं, नहीं, क्या है फिर, तो कलर क्यों बोला है उन्होंने, कलर क्यों बोला है फिर, अलग अलग कलर क्यों बोले गए हैं, बताइए, आप बताइए। हाँ, प्रदूषण कम करे, कहाँ पे कम करे, हाइड्रोजन कम करे, तो मुझे पता है एनवायरमेंट में करेंगे, लेकिन क्यों ये नाम दिया गया है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए, आप बताइए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, वो जो कर रही है वो कर रही है, ठीक है, लेकिन उस हाइड्रोजन को हम कैसे निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक है कि जमीन के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, तो जमीन के अंदर से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उस चीज में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप मशीन लगाओगे तो डीजल डीजल यूज करोगे मशीन को चलाने के अंदर, उससे पॉल्यूशन ऑलरेडी होगा। अरे आपने हाइड्रोजन निकाला, एक सोर्स ऑफ ऊर्जा निकाली, ठीक है, बट उसको निकालने में जो आपने वातावरण गंदा किया, इस कारण से उसको हमने बोल दिया ब्लू हाइड्रोजन बोल दिया, ठीक है। लेकिन एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, कि पानी के अंदर से बिजली अगर पास कर दो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना नहीं, ठीक है, क्योंकि आज बैठ के हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है,
लेकिन आपने पढ़ा होगा बचपन में, 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा कि पानी के अंदर से बिजली का क्रॉस हो जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है और हाइड्रोजन निकलेगा उसके अंदर से। ठीक है, अब इसमें देखो क्या, इसमें कुछ भी जो वेस्ट है वो नहीं निकल नहीं रहा। जो आपका हाइड्रोजन निकल गया, लेकिन ऐसा कोई कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ नहीं निकलता इसके अंदर। तो कुछ भी ऐसा पॉल्यूटेंट नहीं निकल रहा जिसके कारण से वातावरण खराब हो रहा है। इस कारण से इसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और मोदी जी की एक योजना है, आपको सोलर पैनल वाली योजना है, याद है कि छतों पे आप सोलर पैनल लगवा दो, ठीक है ना। तो वहां पर दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है कि आप सिंपल सोलर पैनल लगा दिया आपने, ठीक है, सोलर पैनल लगा के बिजली आपने उत्पन्न कर ली। एक है कि सोलर पैनल लगा दिए, उसको इलेक्ट्रोलिसिस से जोड़ दिया गया, हाइड्रोजन बनाने वाला, कि आपकी छतों पर या तो बिजली बनेगी, उसको आप यूज करें या आप ग्रिड पे भेज दें। और उसका एक और एडवांस रूप है कि आपने बिजली बनाई और उस बिजली को पानी से दौड़ाया और वहां पे हाइड्रोजन बनाया आपने और उसको सरकार को दे दिया। दो रास्ते हो गए, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, आपको सब्सिडी उसके हिसाब से मिल जाएगी आपको। ये जो मोदी जी की बड़ी अच्छी योजना है। तो इसका जो ऊर्जा बोर्ड है 2003 से हो रहा है। तो बाकी सिक्किम में पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है, 2016 के अंदर बन गया था। जैविक मतलब ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, आजकल सुनते हो कि ऑर्गेनिक इंडिया बड़ी कंपनी बड़ी फेमस हो रही है, ऑर्गेनिक खाने बड़े फेमस हो रहे हैं। क्या है इसका मतलब? जैविक खाने सुने नाम, ऑर्गेनिक खाना। खाद, खाद से कौन सा खाद? कौन सा खाद? ठीक, गोबर है, ठीक है। थोड़ा, हाँ सही तुम जा रही हो, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि मतलब कैसे, मतलब खेती में क्या करते हैं? खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, ठीक है ना। तो जब सिर्फ गोबर डालेंगे या जैविक खाद्य हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है ना। और जहां पर केमिकल यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे, वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया आपका, ठीक है। और सिक्किम हमारा पहला राज्य बन गया इसके अंदर। खाना वैसे मिलता आपको ना, जो ये ऑर्गेनिक इंडिया के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगे होते हैं, थोड़े से चार्जेस ज्यादा लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हवा में कुछ छोटे छोटे कण घूम रहे होते हैं। हाँ, पता नहीं, ये तो पर्सनल अपना यूज के लिए ना। तो आप भाई अपना पैसा खर्चा करो, तमाशा देखो। हाँ यार, क्या क्या बोले इसमें। खाना पीना आदमी का अपना अपना व्यक्तिगत है, कि अपने पर्सनल है, किस तरह से खा रहा है। कोई बोलेगा नहीं हमें यूरिया का खाने पसंद है, भाई हमें यूरिया का टेस्ट अच्छा लगता है तो खाओ भाई बैठ के, क्या दिक्कत है, रोका हुआ है, ठीक है। हैं, चलिए देखिए। अच्छा छोड़ो छोड़ो, अब फालतू बातें नहीं। निलंबित कणीय पदार्थ पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को दुष्प्रभावित करते हैं। क्या बोल रही है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड क्या? लटकते हुए। एक दो तरह सस्पेंड होते हैं, एक होता है नौकरी से सस्पेंड कर देना, ठीक है, एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड हवा में लटकते हुए। तो कुछ छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हवा में टहलते रहते हैं। कुछ प्रदूषण के कण जो हैं वो हवा में टहलते रहते हैं, है ना। जो हवा में टहल रहे हैं, प्रदूषण हुआ, यानी कि आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी से धुआं हुआ, धुआं से जो धुएं के कण जो हैं वो वातावरण में गए। अब आपने सांस लिया तो जाके आपकी छाती में आके अटक गए, आके वहां पे आपको अस्थमा कर रहे हैं, दमा कर रहे हैं आपका, ठीक है। उसके कुछ क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कण जाकर बैठ जाते हैं पत्ती के ऊपर। जो पेड़ पौधों की जो लीफ होती है, पत्ती बैठ गए। अब पत्ती बैठने पे क्या होता है कि वहां पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसको स्लो कर देते हैं, क्योंकि धूप सीधे सूरज रोशनी पहुंच नहीं पाती है। तो डस्ट वगैरह जो होते हैं ये सब दिक्कत करते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल, निलंबित तो खैर हो गया, लेकिन लटकते यहाँ पे हो गए, गलत हो गए, कणीय पदार्थ हो गए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक्टिव मोड में रहना है, बिल्कुल, ठीक है। पूछता रहूंगा तुम्हें हर सवाल में। अच्छा, हमने पढ़ा कल कि जो हमारा पेंट वेंट में हमें यूज करते हैं हम लोग, पेंट को पतला करने में, ठीक है, वो थिनर यूज करते हैं। तो वहां पर फर्नीचर, कालीन, पेंट इत्यादि वापशील ऑर्गेनिक यौगिक यानी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उत्पन्न होता है। चलो ठीक है। कम धुआं देने वाली लकड़ी का उदाहरण है बबूल, कम धुआं देती है। और बबूल का हमने समझा था कि बबूल के कांटे होते हैं, और कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि बबूल कहाँ मिलता है हमें? कहाँ मिलता है, तुम बताओ कहाँ मिलता है बबूल? बबूल का पेड़, बबूल का पेड़ कहाँ पर, किस वातावरण में पाया जाता है? किस वातावरण में पाया जाता है?
हाँ मतलब कि ड्राई लगा, डेजर्ट नहीं। डेजर्ट में क्या पाया जाता है? कैक्टस। ठीक है, आपको सवाल पूछेगा आपसे ये, तो कई बार वो डेजर्ट भी डाल देता है। ड्राई एंड डेजर्ट एट क्लाइमेट ये लिखा होता है। ये आपका ज्योग्राफी का सवाल है कि बैलेंस द फॉलोइंग के अंदर ये सवाल आया हुआ है बल्कि। ठीक है, एक तरफ लिखा था ड्राई एंड डेजर्ट, उसमें कौन सा है? बबूल। क्योंकि कैक्टस तो सबको पता था, कैक्टस तो मिलेगा मिलेगा, बबूल के बारे में जानकारी कम होती है। तो एग्जामिनर ने ये भी सवाल पूछा गया है। तो जो आप लोग दांत साफ करते हो बबूल से करते हो कि कॉलगेट केमिकल वाला इस्तेमाल करते हो? टूथपेस्ट केमिकल वाला। ठीक है अच्छा, तो बबूल। तो हाँ, हमें क्या पता था कि इसके अंदर जो इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, कांटे निकले होते हैं। वो कांटे क्या होते हैं? कांटे क्यों होते हैं? बबूल के ऊपर कांटे क्या शो कर रहा होता है? जल्दी दो। नहीं, वो लीव्स होते हैं। कांटे एक तरह के लीव्स होते हैं। और क्यों है, कैसे हो गए? पानी कमी है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है? नहीं, होता क्या है? सर वो पानी का वेपर वाष्पीकरण। कहां पर? पेड़ से एटमॉस्फेयर के अंदर जैसा पसीना निकलता होगा वैसे आपका वाष्पीकरण हो जाता है। तो उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए पत्तियों का साइज पतला हो गया और पत्तियां बन गई कांटे। ठीक है, ये सरवाइव करने के लिए है। तो बबूल भी उसी कैटेगरी का आता है। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट के ऊपर ना आपके पेड़ पौधे वाला सवाल भी पूछा गया है और जानवर का पूछा भी गया है। एक होता है ना कंगारू, सॉरी रैट, डेजर्ट रैट। डेजर्ट में पाया जाने वाला चूहा, उसकी कहानी ये होती है कि वो पानी पी लेगा तो मर जाएगा, वो पानी नहीं पी सकता। सबसे कम एग्जाम में सवाल आई थिंक 2017 या 18 में सवाल आया था, सबसे कम पानी किसे चाहिए होता है। तो ये वाला चूहा था जो कि डेजर्ट में रहता है। उसकी बॉडी इतनी एफिशिएंट है, उसकी किडनी इतनी एफिशिएंट है कि उसके अंदर जो पानी जो है वो पीने के बाद वो पानी को बार बार उसको रिसाइकल करती है, पानी निकलने नहीं देती बाहर वो। तो जो जहां पैदा होता है वो उसका कर लेता है वो। औद्योगिक संयंत्रों में कम प्रदूषणों को निष्कासन के सहायक उपकरण है, फिल्टर, स्क्रबर, ये सब होता है। चाहिए, हो गया, कोई बात नहीं। कोहरा की हमने बात की थी कि भाई जो आपने जैसे कि गाड़ी चढ़ी, सर्दियां आ गई, सर्दी से वैसे कंडेंसेशन हो जाता है। तो क्या होता है, सर्दियां जब पड़ती हैं तो वातावरण के अंदर जो एयर होती है, हवा के अंदर पानी होता है, हवा पानी होता है। ठीक है, तो वो ठंडा होता है। इससे जो पानी आपका वेपर फॉर्म में होता है वो आपके छोटे छोटे आपके कण लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जब सर्दियां पड़ेंगी तो जो वातावरण के अंदर जो पानी है, जो अभी गैस के रूप में है, वो कंडेंस होकर किसी फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। और किस पे जाकर चिपक जाता है? धूल के कण में। जो धूल के कण होते हैं या जो कार्बन के कण होते हैं, गाड़ी से निकलने वाले कार्बन या धूल से निकलने वाले, उस पे जाके चिपक जाते हैं। इस कारण से आपको कोहरा बनता है। ठीक है, इसी कारण से आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है, आप देख नहीं पाते हो। ठीक है, और अगर इनके 2-4 भाई और मिल जाए, ठीक है, जैसे कि आपके नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाए या इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं आपका मिल जाए, तो वो स्मोक जो है वो फॉग से बनता है, तो स्मोक बन जाता है। ठीक है, वहां से फिर आपका पराली से जलने वाले जो धुआं बनता है वो आपको इससे रिएक्ट करता है। यहां तक कि ओजोन भी बन जाता है। पता आपको, जहरीला ओजोन गैस भी बनती है जो कि आंखों को और त्वचा को जलाती है। और कल भी मैंने कहा था कि ओजोन गैस अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है तब तो सही है, क्योंकि वो आपका अल्ट्रावायलेट रेज रोक रही है, पर बैगनी किरणों को रोक रहा है जो कि कैंसर करता है। लेकिन अगर ओजोन नीचे है तो दिक्कत है। तो ये नहीं कि उसने अच्छा काम किया तो उसको आप समझ के पी जाओ। ठीक है, वो जहरीला है, जहरीली गैस है। हाँ, उसका एक आम अच्छा है कि उसने अल्ट्रावायलेट रेज को रोक रखा है। कहां पर? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल के अंदर। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है वो बैड ओजोन है। वो गुड ओजोन है, ये बैड ओजोन है। ठंडा पड़ता है ना वहां पे। हाँ, आप क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा तो कंडेंस से वो ठीक है, लेकिन जो कोहरा जो आप टेम्परेचर होता है ना, अब गाँव का थोड़ा सा आपका टेम्परेचर कम पड़ता है। शहर में गर्मी है, गाड़ियां चलती है तो गर्म ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो जो लिक्विड मतलब गैस को कंडेंस करने की जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा आपका गाँव में ज्यादा प्रोसेस हो जाता है, इसके अंदर ठंडा रहता महसूस करता है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा एक सवाल और ले लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं कि अगर पानी की बोतल, आप कोल्ड ड्रिंक की पानी की बोतल लेकर आए, ठीक है,
और पानी की बोतल आपने बाहर टेबल पर रख दी और आप कुछ देर के बाद देखते हैं कि पानी की जो बोतल है उस पर चारों तरफ पानी में पानी पानी हो गया, तो आप इसे क्या समझोगे? पानी की बोतल लीक कर गई, क्या समझेंगे? वेपराइजेशन हो गया। चलिए ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, सही शब्द को कीजिएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? पानी की बोतल हमने फ्रिज से निकाली और यहां रख दी, ठीक है, कुछ देर बाद देखते हैं कि इस पानी की बोतल में चारों तरफ पानी पानी आया हुआ है। ये देखा हुआ है, ये महसूस किया यार ये चीज, है ना? ये पानी, ये बाहर का पानी कहां से आ गया? ये अंदर से निकल के बाहर आ गया, ठीक है। कैसे हुआ? ये चीज फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, पहले बताओ। हाँ, तो अब ये हुआ क्यों? ये क्यों हुआ तुम बताओ? जब वो एटमॉस्फेयर में आया, हम्म। मतलब वाटर जब आया तो अपने आप को जो बाहर का एटमॉस्फेयर था उसमें आप बताइए। बाहर का अंदर का वाटर एटमॉस्फेयर बाहर में जा था, जो वाटर में मौजूद था ना, क्या नाम है, एयर में बाहर का, ये क्या किया, बॉटल का जो क्या नाम है, बॉटल का चिपक गया, हीट। आप बताइए किसका किसका हुआ? एक्सप्लेन कीजिए, पूरा पूरा एक्सप्लेन कीजिए। अरे भाई, एयर के अंदर पानी होता ही नहीं होता है। एयर में पानी, जैसे आप बैठे हुए हो तो सिर्फ एयर एयर ऐसा नहीं खाली ऑक्सीजन ले जा रहे हो, और चीजें भी तो हैं आप आसपास वातावरण के अंदर। पानी भी है कि नहीं है, ठीक है, वेपर फॉर्म में है, यानी कि गैस के फॉर्म में है। अब जैसे ही वो हवा, वो जो हवा होती है वो इस सरफेस पर टच होती है, जो ठंडी सरफेस है, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है। कंडेंस कंडेंस का मतलब होता है सघनता, यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होगी? उसे हीट देंगे। कोई पानी है, उसको अगर नीचे हीट देंगे तो गैस बन जाएगी, लेकिन गैस को ठंडा कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा। पढ़ा ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आ गया ना? तो सरफेस पे जो ठंडा सरफेस होता है, जैसी एयर इस पर टकराती है, एयर के अंदर जो पानी गैस के फॉर्म में होता है वो इस सरफेस पे टकराते ही जो ठंडा हो जाता है और वो गैस लिक्विड की फॉर्म में आता है और आपको चिपक जाता है। आपको देखता है कि अरे ये तो पानी पानी आ गया इसके अंदर, ठीक है। हाँ, मतलब सरफेस सीधे कुछ नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन ये समझो आप कि ये जो बाहर की एयर होती है वो उसको जाके टकराती है, बस। और क्या, ठंडी एयर होती है, उसके अंदर पानी भी होता है, वो कंडेंस कर जाता है, वो रहता है, ठीक है। वो अंदर का पानी, ये नहीं कि अंदर का पानी बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोचो अंदर का पानी बाहर आ जाए? और इसी से कॉन्सेप्ट और आता है आपका, ह्यूमिडिटी का आता है, कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। वो क्या होता है? क्या होता है ह्यूमिडिटी? एक निश्चित तापमान से ज्यादा उसमें वो नहीं सोच, उससे बोलते हैं सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर ज्यादा। मैं आपसे पूछा ह्यूमिडिटी, एक होता है ह्यूमिडिटी, एक होता है सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। तो पहले ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। क्या मतलब? एयर के अंदर पानी, एयर के अंदर, हवा के अंदर, वातावरण के अंदर पानी, कितना पानी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है। क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले वो दिखाता है आपको कि टेम्परेचर 30 डिग्री, बारिश होने के आसार हैं कि नहीं है, ह्यूमिडिटी कितनी है, 50%, 60%, ये लिख के आता है। हर चीज बहुत गौर से देखा करो। जब आप गौर से देखना शुरू करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई और जिंदगी अलग अलग नहीं है। क्रिकेट भी देख रहे हो तो सोचो कि क्या दिख रहा है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, यानी कि मान लो टेम्परेचर हो रहा है 20 डिग्री, उस 20 डिग्री के में एयर ने कितना पानी होल्ड किया हुआ है, कितना पानी रखा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेट सपोज कि ये एयर है, हवा है ये, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर चल रहा है इसके अंदर, मान लो टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर ये है, ये एयर है आपकी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला जो एयर है, ठीक है। इसके अंदर कितने जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये बताता है कि आपने इस टेम्परेचर पर कितनी ह्यूमिडिटी है, कि 50% है कि 60% है, या 70% मतलब है। अगर 100% हो जाएगा इसका मतलब होगा कि सैचुरेटेड हो गया, यानी कि अब इस टेम्परेचर में इससे ज्यादा पानी नहीं होल्ड कर सकता ये,
सैचुरेटेड मतलब है कि सैचुरेट कर गया, बिल्कुल खत्म, अब फाइनल। भाई इससे ज्यादा पानी अब ये एयर जो है इससे ज्यादा पानी जो है होल्ड नहीं कर पाएगा। सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको, सैचुरेशन आ गया, अंत पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया गया, यानी 20 की जगह 21 कर दिया जाए, या 22 कर दिया जाए, 23 कर दिया जाए, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर, इस एयर के अंदर पानी को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पानी को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मान लेते हैं कि 100 ग्राम पानी अगर वो होल्ड कर रहा होगा, तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है वो 200 ग्राम पानी होल्ड कर ले, ठीक है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपको दूध पीना है, आप दूध पीने के लिए आपने दूध गर्म किया, ठीक है, और उसमें चीनी मिलाई, 1 चम्मच मिलाई, घुल जाएगी, 2 चम्मच मिलाई, घुल जाएगा, 3 मिलाई, घुल गया, 4-5 चम्मच घुलाई, वो भी घुल गया। एक वक्त ऐसा आया छठा, जब आप 7वां चम्मच मिला रहे थे, तो अब चीनी जो है घुल नहीं रही है, चीनी जो है वो दूध में घुल नहीं रही है। और जब घुल नहीं रही है तो मतलब है कि अब उस दूध का उस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, सैचुरेशन आ चुका है, यानी अब खत्म भाई, जितनी क्षमता थी दूध की चीनी को ग्रहण करने की वो खत्म हो गई है। अब आपको घोलना है तो क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप उसे और घोल सकते हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आ गया कि जब टेम्परेचर 1 था, उसमें आपका जो एयर में पानी को ग्रहण करने की, रोकने की क्षमता थी, ठीक है। एक वक्त के बाद जितना था वो 100% जब हो जाएगा तो उसके बाद नहीं होगा। अब और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये और ग्रहण करेगा। अब 100% अगर ह्यूमिडिटी हो जाए तब क्या होगा? अगर 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है तो आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे बताओ, क्या दिक्कत आएगी आपको, या अच्छा क्या लगेगा आपको? अगर 100% आ जाए, 100% का वैसे भी हम लोग बहुत फेवर करते हैं, 100% पास हो जाना चाहिए आदमी, 100% मर जाएगा? नहीं मरेगा तो नहीं। 100% अगर ह्यूमिडिटी होती है तो क्या होगा, क्या हो सकता है? आप बताओ क्या हो सकता है अगर 100% हो जाए? अगर 100% हो जाएगा तो आपको चिपचिपी गर्मी का एहसास होगा। मुझे तो लग रहा था यही होगा, पेट में था, निकल नहीं रहा था। वर्ड नहीं मिल रहा था। चलिए, जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गया, अभी होगा, कल बरसात हुई थी ना, कल क्या हालत थी, पसीना निकल रहा है, आज सुबह भी इनफैक्ट यही था हालत, पसीना, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे आप, ठीक है। अब ऐसे मान लो बरसात हो गई, गर्मी के दिन है, बारिश हो गई। अब बारिश होने का मतलब क्या है कि वातावरण में पानी ऑलरेडी भर गया, एयर के अंदर पानी भर गया, बरसात हुई है ना। गर्मी तो चली रही है, गर्मी तो हो रही है, सूरज भगवान तो अब पे डाले हुए दृष्टि, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन बरसात के कारण वातावरण के अंदर पानी ऑलरेडी है। अब आपको जो पसीना आया, वो पसीना कहां जाए भाई? वो एनवायरनमेंट में जा नहीं पा रहा, वो जा नहीं पा रहा है, वो सूख नहीं पा रहा है, तो पसीना, क्योंकि ऑलरेडी वातावरण में पानी है, अब एक्स्ट्रा पानी जा सकता नहीं है, तो आपका पसीना आपके शरीर में रहता है, फिर आपको चिपचिपी गर्मी जो है, पसीना वाली गर्मी, जो चिपचिपी वाली गर्मी, वो महसूस होती है। अब आप सिर्फ पोष सकते हो, इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका जो है मई जून की गर्मी फिर भी ठीक होती है, वहां पे छाई में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप धूप में हो तो गर्मी लगती है, जैसे आप छाई में आते हो, हवा चलती है, आपका पसीना जो है इवेपोरेट हो जाता है, वातावरण चला जाता है, पानी चला जाता है, क्योंकि पानी, वातावरण भी सूखा होता है, चला गया एयर में। लेकिन जब वातावरण के अंदर जुलाई अगस्त में जब बरसात होती है और जब आपको पसीना निकलता है तो पानी जा नहीं पाता है, वो फिर आपको चिपचिपी वाला गर्मी का एहसास दिलाता है आपको, और आप सिर्फ पोंछते हो, वो इवेपोरेट नहीं होता है। इसीलिए उस समय कूलर जो हैं बिना पानी चलते हैं, खाली एग्जॉस्ट चलता है कि आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा दे, क्योंकि पानी एक तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, पसीना निकला वो भी आपका है, ऊपर से कूलर भी पानी डाले आपके ऊपर, तो क्या होगा, है ना, समझे? तो इसलिए सिर्फ पीछे का ढक्कन खोल देते हैं लोग, अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोग एसी वाले हो, कूलर वाले, मुझे नहीं पता, पीछे का ढक्कन खोल दो और एग्जॉस्ट चला दो, तो उससे आपका ज्यादा अच्छा नींद आती है। मेरा भाई ऐसे ही करता है। अब आपको समझ में आ गया?
क्यों क्यों करता है? और इतनी अच्छी हवा आती है। क्योंकि वो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा दिया, मतलब कि हाँ चलो भाई, जब पंखे नीचे बैठ गए आप, पंखे नीचे क्यों आप अच्छा लगता है? क्योंकि आपका जो इवेपोरेशन होने की दर है वो बढ़ा देता है, एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है। क्लियर यहां तक? सैचुरेशन, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता समझ में आ गया? आ गया भैया, आ गया इसका मतलब ये नहीं आज आ गया, कल पूछूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ध्यान रखना। आगे बैठी हुई बिल्कुल तुम, ठीक है? नहीं आया है तो नोट कर लो, पूछ लेना इससे, मुझसे पूछ लेना, लेकिन क्लास के अंदर फिर पूछूंगा तुमसे मैं। भैया जो चल रहा है वो तो पढ़ लो कम से कम। एरोसोल क्या होते हैं? क्या होते हैं एरोसोल? अब जैसे कि आपके ना बिजली के जो घर है, ठीक है, या जो ईवी गाड़ियां हैं, या जीवाश्म ईंधन है, जितने भी सब हैं, या आपने कंडे जला दिए, उसके बाद जो आपके एयर के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो जो कि साइज में कितने हैं, 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक, ठीक है? साइज देखोगे तो छोटा सा है, छोटे छोटे कण है, बहुत सूक्ष्म कण है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक। वो जो कण है उन्हें, जो ये ठोस हो सकते हैं, उन्हें हम एरोसोल्स कहते हैं, ठीक है? बादलों का जीवन चक्र प्रभावित करते हैं, विकिरण की परिवर्तन को बढ़ाकर एलिप की वृद्धि करते हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो बता दिया, जो वातावरण में एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो में ठोस और निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण आते हैं, जिसका आकार 0.01 म्यू से लेकर 100 म्यू तक होता है। अब आ गया PM10 और PM2.5, ये पढ़ना था ना आज से ना, PM10 और PM2.5। PM10 मतलब 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, से छोटे आकार के कण, छोटे 10 माइक्रोमीटर छोटे कण, ये श्वासशील सस्पेंड, जो आपके जो रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकल भी कहलाते हैं, यानी सांस के अंदर ले सकते हो आप, ठीक है? और दूसरा है PM2.5, यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण, ये श्वास द्वारा फेफड़ों में चले जाते हैं। इसका थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं आपको, जैसे कि समझ में आ जाए। मान लीजिए एक छन्नी है, ये छन्नी है, ठीक है? अब छन्नी बल्कि दो छन्नियां हैं, दो छन्नियां हैं, ठीक है? एक है आपकी ये PM10 और एक है आपकी PM2.5। इसमें से कह क्या रहा है कि भाई ये ऐसे हैं कि छोटे छोटे, मान लेते हैं इसके अंदर इतने छोटे छोटे कण हैं और इसके पेपर थोड़े बड़े बड़े साइज के, ठीक है? तो ऐसे कण जो कि यहां से पास हो जाएं, इस छन्नी से निकल जाएं, तो वो तो PM10 है, जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 माइक्रोमीटर के बराबर है, ठीक है? तो कुछ जो इनसे बड़े वाले होंगे उनको ये छन्नी रोक लेगी, लेकिन कुछ कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जो 2.5 से भी छोटे होते हैं, वो यहां से भी निकल जाएंगे, है ना? छानने वाली बात है। जो आपको BS6 था, पढ़ा था ना कौन, भारत स्टेज छठा, तो उसके अंदर यही होता है कि आप जो इंजन लगाओगे, उस इंजन में से कितने साइज के पार्टिकल्स जो हैं वो अलाउड होंगे, कि PM2.5 पार्टिकल कितने निकलेंगे या PM10 कितने निकलेंगे, हैं? जा तो अंदर जा सकता है ना, जितना छोटा होगा, देखो दुनिया में जितना छोटी चीजें होंगी ना, उतनी वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सारी पढ़ाई जो है छोटे लेवल पे ही है, बड़े मतलब हम नैनोमीटर, नैनो क्या होता है? नैनोमीटर, नैनो क्या होता है? कितना होगा बताओ? 10⁻⁹ मीटर, ये है नैनो, ठीक है ना? पूछा क्या सवाल है ये, नैनोमीटर क्या होता है, ठीक है? तो अब बात हो रही नैनो टेक्नोलॉजी की, बात हो रही है कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो 1 मीटर के, मतलब इतना कि एक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऊपर लगा दिया और 9 जीरो नीचे, इतना छोटा जो है साइज हो कि वो हमारे शरीर के अंदर जाए और मान लो कि नशे वसे जो ब्लॉक हैं उनको तोड़ दे, और हो भी रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है ये सब चीजें, कि हम ऐसी मशीन बन जाए। लेजर भी है, मतलब आपको समझिए कि मान लीजिए कि आपने मोमोज खा खा के अपनी नसों के अंदर ये कचरा भर लिया,
अब फंस गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, खत्म मोमोज, पिज्जा, समोसे, जो भी है, कभी कभी अच्छा कभी बोले कभी, ठीक है। अब क्या होगा कि दो रास्ते हैं, या तो हम करें बाईपास सर्जरी। बाईपास का मतलब क्या है, यहां से लिया और ये गलत यहां से यहां चले गए, ठीक है ना, इसे कहते हैं बाईपास। इस वाले ब्लॉकेज को बाईपास कर जाओ, खून निकल नहीं पा रहा, फंसा पड़ा यहाँ पे, तो इसको यहां से निकल के यहां चले जाओ, ये बाईपास हो गया। सुना है ना, बाईपास सर्जरी होगी भैया फला अंकल जी की। हाँ, बाईपास सर्जरी तो ठीक है ना, होती है, ये बाईपास होती है। आपकी जांघों में से नस निकालते हैं और हार्ट को उसको करते हैं, ये बाईपास करते हैं कि भाई रास्ता, अपने यहाँ ट्रैफिक जाम है, हमने इधर पुल बना दिया, ठीक है। अब तो एक भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती है, अब क्या करते हैं, अब सीधे लेकर अब जो है एक रोबोट डालेंगे आपके अंदर, ठीक है। वो रोबोट क्या करेगा, जैसे कि जो आएगा और धक्का दे देगा, इसको तोड़ देगा और ये फिर वॉश आउट हो जाएगा पानी के साथ या ब्लड के साथ, और ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो जो ये काम रोबोट होगा, इसका साइज कितना छोटा होगा, नैनोमीटर के बराबर होगा। तो नैनोमीटर जो है, ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है, ये काम करेगी आपके हार्ट के, आप शरीर के अंदर जाके, मतलब रोबोट जाके ठीक करके आएंगे वहां हम सब कुछ। और ये रियलिटी है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत फ्यूचर की बात है, ये चल रहा है, ये मौजूदा समय है, ठीक है। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उसकी साइंस उतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसीलिए हर बार जो BS6 हो गया, BS5 आएगा, BS4 आएगा, ये सब जो थे, ये सब ने पैरामीटर सेट किए हैं कि हाँ भाई इंजन इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि कम से कम कण जो है वो जाए, ठीक है। वायु प्रदूषण आ गया। मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन, ठीक है, मतलब पता ही आपको कि एटमॉस्फेयर में जो हम चीज नहीं चाहते हैं वो आ जाए, तो हमारे लिए तो वो प्रदूषण ही होगा, ठीक है। और प्रदूषण कहाँ से होता है, जैसे प्राकृतिक सोर्स से क्या होते हैं, जंगल में आग लग जाए, ठीक है, ज्वालामुखी फट जाए, जैविक पदार्थों के सड़ने से गलने से उत्पन्न गैसेज हो जाए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब आपके जो प्राकृतिक सोर्स हैं। अब इसमें से जंगल की आग पर पढ़ लेते हैं। जंगल की आग, एक खबर जंगल की आग कितना फैल गई, सुना मुहावरा आपने, ऐसा क्यों बोला जाता है? बहुत तेजी से जल्दी हो। जंगल की आग ना, कौन लगाता है जंगल की आग? अपने आप लगती है, अपने आप लगती है, ठीक है। अगर इंसानों ने कुछ करतूतें ना की हो तो मैक्सिमम टाइम वो अपने आप ही लगती है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, इन नेचर का बैलेंस करने का एक्ट होता है चीजों को लेकर। जिस तरह से आपका ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी अच्छा होता है बुरा होता है? ज्वाला फट्टा अच्छा होता है, दोनों होता है। अच्छा कैसे होता है? नहीं, जरूरी नहीं है, था जरूरी था। जब पृथ्वी के ऊपर आइस एज थी, आइस एज का मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी, एक समय की बात है, कब, कौन समय था बताइए, आइस एज कब आती है? नाम सुना आपने? एक पिक्चर का नाम भी तो है आइस एज, देखिए नहीं देखिए आज तक आप लोग? एनिमेशन पिक्चर है आइस एज, आज की पिक्चर का नाम है आइस एज, नहीं देखा आप लोगों ने? एनिमेशन मूवी है, 5-6 पार्ट आ चुके हैं उसके, तो है ना, तो एक आधा देख ही लो आइस एज। तो उसमें यही है कि आइस एज का मतलब क्या है कि पूरी पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढकी हुई है, वही आइस एज है, ठीक है। तो और ऐसा कई बार हुआ है, कई बार पृथ्वी जो है आइस एज में आई है, पूरी पृथ्वी आइस से ढक गई है, और कई बार ऐसे नॉर्मल भी हुआ है, ठीक है। वो लोग बोलते, क्या बोलते हैं, लोग ये साइकिल है, एक कभी आइस एज आएगा, कभी आपका नॉर्मल गर्मी आएगी, कभी आइस एज आएगा, कभी गर्मी आएगी, साइकिल चलता रहता है। कब आती है आइस एज? कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल, कब ऐसा वक्त है जब आइस एज आएगा? कब आता है पृथ्वी पर? आइस एज की कहानी क्या है? ये सूरज है आपका, सूरज 23.5 डिग्री, सॉरी पृथ्वी बोल रहा हूँ, ये सूरज है, ये तो सूरज है, ठीक है। ये पृथ्वी जब पृथ्वी कितने 23.5 डिग्री से बेंड होती है, 23.5 डिग्री, लेकिन पृथ्वी ये 23.5 डिग्री पे फिक्स नहीं होता है, ये 23.5 डिग्री फिक्स नहीं है, कभी कभी 24.5 तक भी पृथ्वी जो है वो झुक जाती है,
24.5 डिग्री तक भी झुकना मतलब पृथ्वी ऐसे यूं घूमती है, पृथ्वी ऐसे ऐसे नहीं घूमती है, खड़े ये है, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी और हो जाए, हल्की सी और झुक गई, इसका क्या असर पड़ेगा? है तो सूरज की रोशनी जो आ रही है वो थोड़ी स्लांट हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। एक तो होता है सीधे पड़ना, एक होता है थोड़ा तिरछा पड़ जाना, ठीक है। तो जब भी सीधे पड़ेगा तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा तिरछा पड़ेगा, थोड़ा सा पावर कम होगी, ठीक है, समझ में आया तुम्हें? तो पावर कम पड़ने से क्या होता है कि पृथ्वी जब सूरज की रोशनी थोड़ा तिरछा पड़ेंगी तो किसी कहीं एक जगह पर थोड़ा सा इलाका जो ऐसा होगा शुरुआत में वो ज्यादा ठंडा होगा और वहां पर बर्फ बनेगी, ठीक है, कहीं पर शुरुआत की तरह में। अब पृथ्वी पड़ रही है, अब ये बर्फ पड़ेगी तो अगली बार क्या होगा कि जब यहां बर्फ आ गई तो बर्फ एक तरह का मिरर इमेज क्रिएट करेगी। मिरर क्या करता है, शीशा क्या करता है कि सूरज से निकलने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, बैक करता है। तो एक तरह का ये जो आइस है वो सूरज से निकलने वाली रोशनी पर पड़ेगी तो ये एब्जॉर्ब कुछ नहीं करेगा, सीधे रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, ठीक है। जब ये वापस कर देगा ऐसे करके, ठीक है, तो जितनी ये ऊर्जा वापस करेगा इससे और ठंडा होगा तो और इलाका जो है वो बर्फ में आ जाएगा और फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे करते हुए ये पूरा जो है आपका आइस से ढक जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ सालों के बाद ये 24.5 डिग्री से घट के 22.5 हो गया, ये 23 हो गया, तो अब सूरज की रोशनी तेज पड़ रही है, ठीक है। तो अब पिघलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये दोनों चीजें चलती रहती हैं, घटना बढ़ना चलता रहेगा। हाँ तो अब जो एक्टिविटीज होती है सब कुछ होती है, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो जब आइस एज होता है शुरुआत में, जब कहते हैं जब वातावरण नहीं था, जब ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब ठंडा इलाका बिल्कुल बर्फ पड़ा होती, तो ज्वालामुखी फटे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरली है वो निकल के आई। उस समय तो गाड़ी तो है ही नहीं, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा, जो नीचे है वो निकले। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है, वो उसने वातावरण को गर्म करना शुरू किया और पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी से आइस एज भी इस तरह से बाहर गई है। तो दोनों में मैंने फंडे बता दिए, पृथ्वी का मतलब उसका एंगल और ये ज्वालामुखी विस्फोट, दोनों के ही कारण, कई कारणों में से एक दो कारण ही बताया मैंने आपको, तो और भी कारण होंगे, ये दो कारण बताते हैं आपको मैंने, ठीक है। तो ज्वालामुखी जो है वो अच्छा है पहला, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो कि हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस का काम करती है और जिससे कि वातावरण गर्म होता है। तो ठंडा वातावरण में तो कुछ खाना बनेगा नहीं ना। कितना है एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी पे? 15 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इससे फायदा क्या होगा? टेम्परेचर कम टेम्परेचर क्यों नहीं पसंद है, ज्यादा क्यों पसंद है? 15 ठीक है, अच्छा है, हैं? अच्छा तो बताओ ना, ये तो टेम्परेचर आपका कम टेम्परेचर से क्या नुकसान है, ज्यादा टेम्परेचर से ज्यादा फायदा क्या हो गया, क्या होगा? देखो जो लाइफ है, जिंदगी मतलब एमीबा, बैक्टीरिया, छोटे लेवल पे, वो ठंडे में नहीं डेवलप होते, उन्हें थोड़ी सी गर्मी चाहिए, थोड़ी सी नमी चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब उनकी ग्रोथ होती है, थोड़ी सी नमी में और थोड़ी सी गर्मी में, ठीक है। जब ये दोनों चीजें नहीं रहती हैं, इसमें जब ठंडा रहता है तो वो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ मतलब डिवीजन नहीं होगा। तो लाइफ के लिए पानी और गर्मी दोनों चाहिए। अब यही कारण है कि जो आप खाना गर्मियों में बाहर रख देते हो वो खराब हो जाता है, लेकिन खाना जब फ्रिज में रखते हो तो खाना खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, नमी तो रहती है उसकी खाने के अंदर, लेकिन टेम्परेचर डाउन के कारण उसकी जो मल्टीप्लिकेशन जो दर है वो कम हो जाती है। वही खाना आप दिन में बाहर रख दो 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? खराब होने का मतलब है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई उसके ऊपर। खराब होने का मतलब ये होता है जो सड़ता है वो सड़ क्या रहा है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई उसके ऊपर, ठीक है। तो नमी पानी चाहिए,
नमी और गर्मी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, कहाँ पे था मैं, चल गया दिमाग से। हाँ टेम्परेचर, ठीक है, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा फिर ज्वालामुखी से एक चीज और होती है, ज्वालामुखी से क्या बनता है, मिनरल्स तो आते ही आते हैं, फिर वो तो है मिनरल मिनरल्स बनते हैं। उससे एक पहले समझ लेते हैं कि आपको आपकी सॉइल है, जमीन है, मिट्टी भी तो वही बनती है क्या, कौन सी, जो ज्वालामुखी से निकलने वाली जो मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, किस प्रकार की मिट्टी होती है वो, ब्लैक सॉइल तो होती है, लेकिन वो कौन सी पहली मिट्टी, कौन सी क्या बोलते हैं उसको, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें, ठीक है। ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद अंदर का क्या निकल के आया बाहर, मैग्मा, ये मैग्मा होता है, ज्वालामुखी के अंदर जो होगा मैग्मा होगा, ठीक है, और जो बाहर आएगा वो लावा, ठीक है, लावा आया यहां पे, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, जम गया, तो ये बना दिया इसने इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक, ये बोलते ना। अब इग्नियस रॉक क्या करेगी, टूट फूटेगी, टूटे फूटेगी, टूट फूट हो गई, क्यों, धूप से, गर्मी से, बरसात से टूट फूट चटक गई, ठीक है, ये चटक गई, अब ये हवा चली, धूल ये उड़ के दूसरी जगह पे आ गया, और इस तरह से इन्होंने एक लेयर दर लेयर जो है नई मिट्टी का निर्माण किया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना। अब सादी चट्टानें, ठीक है, अब सादी चट्टानें, इन चट्टानों की खासियत क्या होती है, हाँ एक तो ये लेयर वाली होती है, लेयर, इसमें लेयर होती है, ये लेयर, और दूसरा इसके अंदर फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल मतलब क्या होता है, फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिल जाते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या है कि मान लो कोई जानवर मर गया, ठीक है, ये जानवर मर गया, तो इसके ऊपर जो है एक करके जो है लेयर आ जाएगी, तो खुदाई वुदाई होगी, तो जानवर, सिर्फ जो फॉसिल्स जो हैं वो सिर्फ अब सारी चट्टानों में मिलते हैं, इग्नियस रॉक में नहीं मिलते हैं, सिर्फ यहाँ मिलते हैं। जो डायनासोर के बोलते हैं, डायनासोर के हमें जीवाश्म मिले हैं, वो 1 लाख साल पुराना आदमी मिला है, वो सब इस पे ही होता है, सेडिमेंट्री में होता है, ठीक है, और इस इग्नियस में नहीं होता, किसी और में नहीं होता। क्यों भाई, कोई मर गया, अब धीरे धीरे उस पर एक लेयर चढ़ रही है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ठीक है, वही लेयर हो सकती है ना, ठीक, तभी उस पर आ जाता है। हाँ और क्या, लाखों साल की बात है ये, ठीक है ना। और तीसरा कौन सा था, और जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आ जाएगा तो क्या होगा, मेटामॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से उत्पन्न गैसेस हो जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, ठीक है। मानव जनित स्रोत कौन से हैं, गैस करने पदार्थ हैं, ऊष्मा है, चलो ठीक है, हो गया ये आपका, यहां तक क्लियर हो गया। थोड़ा फास्ट चल रहा है लेकिन चलेगा तो क्या कर सकते हैं भाई, सिलेबस तो खत्म करना है, ठीक है ना। समझ तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है वो तो कल पता लगेगा, समझ आया कि नहीं आया, है ना। अभी तो कल की तरह कल भी मुंडी लाई थी, एक भी जवाब नहीं दिया तुमने कल को पढ़ाया हुआ, ठीक है। रिवीजन करके लिख लो, नहीं आता तो बगल वाले से पूछो क्लास से पहले, ठीक है, क्योंकि कल मैं फिर स्टार्ट करूंगा, तुम ही से शुरू करूंगा, तुम्ही से पहले सवाल पूछूंगा, तब बताना, तुम फिर स्टार्ट करना, क्योंकि मैं तब देखेंगे कितना आया, नहीं आता तो पूछ लेना। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में प्रयुक्त या नाइट्रोजन ऑक्साइड की नाइट्रोजन बदल, ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन बदल देता है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के हानिकारक प्रभाव को आता है। अब कुछ ना कैटलिस्ट कन्वर्टर्स आ गए हैं, यानी कि वो कुछ आप मिक्स कर दोगे वाहनों के अंदर, तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, और नाइट्रोजन हमारे सेहत का खराब नहीं है, वातावरण खराब नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना पढ़ लो। अब एक चीज सुनना बहुत जरूरी है, सीसा, नाम सुना है, लेड, ठीक है, कहाँ आपने देखा इसको, सीसा, सीसा लेड, हाँ पेपर, हाँ पेट्रोल में सबसे ज्यादा पेट्रोल का होता है। पेट्रोल में क्या होता है, वाहनों में पेट्रोल के दहन में से उत्पन्न से, अब होता क्या था कि थोड़ा सा एंटी नॉक के लिए, स्मूथ होने, ये पेट्रोल स्मूथ चले तो उसमें लेड मिला दिया जाता था। अब लेड मिला दिया इन्होंने, अब लेड जब जला, तो लेड वाला पेट्रोल जब जला तो उसने जो अपने वेस्ट निकाला, बाय निकाला, वो बहुत खतरनाक, वो लेड ऑक्साइड बन गया। अब लेड ऑक्साइड बन के क्या हुआ कि जब लोगों ने उसको ग्रहण किया, सांस के माध्यम अंदर लिया, तो सीधे जाकर उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक कर दिया, और पैरालिसिस के अटैक बहुत पड़े हुए। तो ये सन 2000 के आसपास जो है, जो लेड वाले पेट्रोल की वजह से
लोगों के नर्वस सिस्टम में दिक्कत आई और पैरालिसिस के अटैक पड़े हैं इसके अंदर। उसके बाद ये रिसर्च की गई कि इस पता लगाया गया, तो लेड वाला ये पेट्रोल खत्म करके उसमें बाकी दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। इसलिए अगर आप पेट्रोल भराने जाओगे तो देखोगे लेड फ्री पेट्रोल लिखा होता है, लेड फ्री पेट्रोल लिखा होता है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट सा होता है लेड, ज्यादा वो हार्ड नहीं होता है। ठीक है, लेड फ्री। जैसे कि आपको और बताऊं, इससे जुड़ा हुआ एक है कि आपके जो आप मंदिर में पूजा करते हो तो आप देखते होगे कि अगरबत्ती का आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगरबत्ती का इस्तेमाल जो है वो सही नहीं माना जाता। अब यूज करते हो आप लोग, लेकिन सही नहीं मानते। इसके पीछे क्या कारण है? धूप बत्ती को मानते हैं, अगरबत्ती नहीं मानते हैं। अगरबत्ती की कहानी क्या है कि अगरबत्ती जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो बैम्बू इस्तेमाल होती है। कौन सी? घास। और बैम्बू की क्वालिटी क्या होती है कि ये हैवी मेटल को सोख लेता है। जहां पर भी लगाया जाता है वो पानी के अंदर और जमीन के अंदर जो हैवी मेटल होता है ना, वो मेटल्स को सोख लेता है। और जब वो मेटल को अब जब आपने अब इसको इसी को आपने धूप बत्ती में यूज किया और जब ये जला, लकड़ी भी जली, तो उसने ऑक्साइड्स क्रिएट कर दिए। वो ऑक्साइड्स आप जब अंदर ग्रहण करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगरबत्ती के साथ अगरबत्ती वही वाला यूज करो जो कि आम की लकड़ी का बना हुआ अगरबत्ती हो, बैम्बू वाली नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? और जो धूप बत्ती है, धूप बत्ती भी ओरिजिनल वाली हो तो सही है, नहीं तो पता लगा कि लगा के आपने अपने फेफड़े खराब कर लिए। अच्छी वाली लगा, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत होती है चीजों को लेकर। दिमाग, बच्चों के दिमाग में विकास में बाधक हुआ, जो बताया। वयस्कों को हृदय एवं श्वास संबंधी बीमारियों का भी जनक है ये। कौन? लेड आ गया। ठीक है, ईंधन पेट्रोल के टेट्राइथिल लेड का प्रयोग पराघात एजेंट के रूप में किया था। चलो ठीक है, तो ये जो सिंदूर में मिलाया जाता है, जो लेड बनेगा तो दिक्कत करेगा आपको, फिर होते हुए कब चेंज कर दिया क्या? जलता कहाँ है फिर वो ना? लेड ऑक्साइड कहाँ बना? लेड बना ना, लेड ऑक्साइड थोड़ी बना। ठीक है ना, लेड ऑक्साइड सिंदूर में use करते लेड करते हैं ना, लेड यूज करते हैं। तो जलने के बाद जो कण बनते हैं वो शरीर में जाता है। कुछ प्रमुख प्रदूषक हैं, जैसे कि है आपका परस्टिल प्रॉक्सीस्टिल नाइट्रेट। ठीक है ना, वही PAN। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C2H3NO5 और ये सेकेंडरी वाला है, हमने कल पढ़ लिया था। और ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को घातक है। ठीक है, घटक है। चलिए, ये भी वही कर क्लोरोप्लास्ट की क्षति करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे के विकास में कमी करता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन सहायता प्रणाली का अवरोधक है, एंजाइम प्रणाली पर दुष्प्रभाव है, मानव नेत्र में जलन और पता नहीं आप लोगों ने वो चीज फील की। एक जमाना टाइम था, से कुछ साल पहले की बात है, जैसे मतलब आप बहुत किसी मार्केट प्लेस में चले जाते थे तो वहां पे आते आंखें जलना शुरू हो जाती थी। कभी फील किया आंखें जलने वाला? उस समय क्या था कि शहर के अंदर डीजल के ऑटोज अलाउड थे, डीजल से वाले टेम्पो होते हैं वो अलाउड होते, तो उन्होंने बहुत दिक्कत करते थे। बाद में ये CNG और इलेक्ट्रिक वाले आ गए, जिससे कि अब वो आंखों में जलन वाला जो है नहीं हुआ। या कभी आप गांव में रहो, कुछ बहुत अच्छे वातावरण में रहो, और जैसे आप शहर में आओगे ना, आपको ये फील स्टार्ट हो जाएगा। अब लोग रहते रहते उनकी आंखें सेंसिटिव नहीं रह जाती हैं, लेकिन जब आप किसी अच्छी जगह से आओगे तो आप तुरंत आप फील करोगे इस चीज का, आंखों में जलन। ठीक है, अच्छा, अब आता है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल कहाँ पर है? हाँ हाँ हाँ, ओजोन से भी होता है, ओजोन कई चीजें होती है इससे ना। क्यों? भोपाल कहाँ है? किस राज्य में है भोपाल? कहाँ है भोपाल? कहाँ है भोपाल? तुम्हें सूरम भोपाली नहीं पता? तुम्हें कौन है? कहाँ है सूरम भोपाली? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश से पता है? पता है मध्य प्रदेश? कोई बात नहीं, चलो, होता है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सुनते बीच से छोटा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, सवाल वो निकल गया यार। कोई बात नहीं, तो और जलील होना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 के अंदर, याद है आप लोगों को? सुना है आप लोगों ने? ठीक है, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। क्या हुआ था? यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी जो कि फर्टिलाइजर बनाया करती थी, यूनियन कार्बाइड। ठीक है, उन लोगों ने उनके प्लांट में एक गैस रिश्ती है, रिश्ती मतलब क्या है, उसके लीकेज होता है,
और ये कौन सी गैस होती है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, दोनों पूछेगा आपसे वो, MIC बोल सकता है या मिथिल आइसोसाइनाइड बोल सकता है। ठीक है, ये गैस के रिसने के कारण वो काफी लोग जो हैं मारे गए थे। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, तो आप ज्यादा आपसे ये एग्जाम में पूछते हैं कौन सी गैस रिसी थी, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है रिस गई थी। ठीक है ना, एक पिक्चर भी इस पे आई हुई है, रेलवे मैन, इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर रेलवे मैन आई है, देखी नहीं आपने? नहीं देख पाए? देखिए, अच्छी है, खास नहीं है। चलिए, सर ये टारगेट होना चाहिए आप कल जितनी सब नहीं ना 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 ना, सब नहीं, सब देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं एक भी फिल्म नहीं देखती कल। सब देखोगे तो बर्बाद है ना। सेलेक्टिव जो मैं बताता हूँ आपको, जो रोज आपको मैं एक पिक्चर बता देता हूँ मैं आपको, वो देखो। जैसे मैं आज क्या बताया मैंने आपको, आज मैं बताया था आपको कि आज की हैं कौन सी मूवी थी, भूल गया मैं अभी। आज की रेलवे में तो इससे पहले वो तो अभी आइस एज, आइस एज, आइस एज देखो। ठीक है, तो ऐसी पिक्चर देखो यार। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या, जैसे मान लो आपका पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट में क्या होता है? पावर प्लांट में क्या होता है? आज छोड़ेंगे नहीं, बताओ। पावर प्लांट में क्या होता है? सुना है पावर प्लांट क्या होता है? होता क्या? क्या होता है पावर प्लांट में? क्या बनता है? अरे क्या होता, क्या बनता, बता दो क्या बनता है, चलो वही बता दो फिर। क्या होता? बिजली बनती है। ठीक है ना, कैसे बनती है? पावर प्लांट वाले बताओ कैसे बनती है? हाँ हाँ, पहले कोयला जलता है, कोयला जलेगा, फिर पानी, पानी ऊपर रखा होता है गर्म, उसे स्टीम बनती है, स्टीम से वो टरबाइन घूमता है, टरबाइन से बिजली बनती है। समझ में आया? ये पढ़ा है बचपन में, नहीं पढ़ा है? क्यों पढ़ा है? पढ़ा है कि कोयला जलेगा, पानी इसमें रखा जाता है, पानी गर्म होगा, उसे स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चक्री घूमेगी और बिजली बनेगी। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पावर प्लांट, यानी कि आपका थर्मल पावर प्लांट, थर्मल। अब आपने बिजली तो बना ली, यहां पर 2-3 सवाल ले लो, लेकिन पीसीएस के एग्जाम आ जाएंगे 2-3 सवाल। पहला सवाल तो मैं बताता हूं कि जो आपने बिजली बनाई और जो कोयला जलाया, वो कोयला की राख भी होगी, जला को, ठीक है? उस राख को, जो राख बच गई या राख जो चिमनी से बाहर निकल के आ गई, चिमनी होती है ना बड़ी, आप देखिए चिमनियां होती हैं, वो होती है फ्लाई ऐश। ठीक है ना, जो कोयले के जलने से होती है वो आती है। मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों में होती है ये, कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह, यानी कि थर्मल पावर प्लांट। वो बाद में आएगा, अभी आ रहा हूं मैं धीरे धीरे, जो अभी तो पहले धुआं जलाने दो, पहले तो भट्टी जलने दो। ठीक है, अभी तो आ रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, वो तो आखिरी चीज है वो तो। ठीक है, यहां तक पहुंच गए तुम पहुंचे। जो कोयला जलाया, कोयले से में जो राख मिली, ठीक है, जो बाहर भी जाती है, वातावरण खराब करती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फ्लाई ऐश बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक रास्ता अपनाया गया कि भाई ये तो बहुत दिक्कत करती है, अब फ्लाई ऐश को कहां छोड़े? कुछ ने कहा कि उठा के इसको खेतों में डाल दो। ठीक है, खेतों में भी इस्तेमाल हो जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो फिर ये निकाल के आए, साइंटिस्टों ने निकाला कि इससे हमने ईंटें बना लेते हैं। तो फ्लाई ऐश बहुत सारी होती है, मतलब इतने सारे, तो उसको हमने ईंट के रूप में कन्वर्ट किया और उसको हम यूज करते हैं फ्लाई ऐश ईंट वाले। तो कुछ जगहों पर सरकार के अंदर खासकर वहां पर ये ईंट जो है बन जाती है। कभी देखा आपने फ्लाई ऐश की ईंट? खासकर टाइल्स बन जाती हैं, ईंट बन जाती हैं, तो ये हो जाता है। मिट्टी इसलिए बनती है यहाँ पर, ये जो जहां पर हम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा जमुना का जो दोआब है और जो मिट्टी है ये बड़ी मजबूत है, इसीलिए है कमजोर होता ना वो। लेकिन याला ईटा जो है, जो इस जमीन से बना हुआ, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन में, यानी जो गंगा जमुना का दोआब से जो मिट्टी निकाली जाती है, जो भट्टे बनती है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो फ्लाई ऐश से ईटा तो बन जाता है, लेकिन थोड़ा कमजोर बनता है। ठीक है, ये हो गया। तो बहुत ईंटें बनते हैं, इसके अंदर और भी चीजें बन जाती है, लेकिन ये फ्लाई ऐश दिक्कत करती है। अब ये सवाल, एक सवाल और आता है कि जो ये बिजली बन रही है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बिजली
किस माध्यम से बनती है? भारत में सबसे ज्यादा बिजली किस माध्यम से प्राप्त की जाती है? अच्छा, पहले तो बताओ कितने माध्यम से बनती है, कुछ बताइए। दो माध्यम से, कैसे? तो एक ही हो गया, थर्मल और कोयला एक ही हो गया। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी और पन बिजली, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं ना, पन बिजली में हाइड्रो, ठीक है, आपका थर्मल पावर कोयले वाली, ठीक है, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, सोलर एनर्जी से बनती है, ठीक है, ये सब विंड एनर्जी, बायोथर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। ये बन रहा है आपका, कई 6-7 तरीके से बिजली बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है भारत में? थर्मल से, कोयले से। कोयले से बनने वाली बिजली सबसे ज्यादा है। कितने प्रतिशत बनती है? 70%। 70% बिजली जो आप जला रहे हो कूलरों में, एसी में, वो कोयले से बन रही है। 70% बिजली, पन बिजली, थर्मल। सब आएंगे, सब आएंगे धीरे धीरे करके। 2070 तक भारत ने बोला है कि हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, ठीक है, लेकिन अभी ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, अभी धीरे धीरे करके करेंगे। सवाल समझ में आ गया? कौन से जितने भी सब सवाल हैं एग्जाम में, ध्यान रखना बिल्कुल, थोड़ा सोई और एक सवाल गया, ठीक है ना, नंबर गए। नंबर बचाने तो आप बस सुनते रहो मेरी बातें, एक मतलब नजर बोर्ड पर, कान मेरी बातों पर, और हाथ चलते रहने चाहिए बस, ठीक है ना, तब तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये आया राम और गया राम हो जाएगा, ठीक है। सोलर, विंड, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, 70% हो गया। अच्छा, अब एक सवाल और आता है इस टॉपिक पे कि भाई जो कोयला इस्तेमाल करते हो कौन सा कोयला होता है? या बिटुमिनस कोयला, ठीक है। अब कोयले के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे पहला बेस्ट कोयला, जो कहां मिलता है भारत के अंदर? कश्मीर में। कश्मीर में सबसे ज्यादा अच्छा कोयला मिलता है एंथ्रासाइट। फिर सेकंड है बिटुमिनस, ठीक है, और तीसरा लिग्नाइट, और चौथा पीट। पीट, 4, ठीक है। तो पहला सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और तीसरा है पीट। जो पीट है सबसे खराब है। पीट समझो कि वो धोबी वाला नहीं, जो धोबी लोग प्रेस करते हैं, कच्ची इमली वाला, और ये जो जिसमें ज्यादा पावर नहीं। अच्छा, कोई जो कोयला अच्छा है या बुरा है किस बात पे डिपेंड करता है? कौन सा कोयला अच्छा है या बुरा है किस बात पे डिपेंड करेगा? इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर, पानी कितना है। ज्यादा पानी होगा तो उतना ही वो खराब होगा, उतना वो खराब है, ठीक है ना। तो जो पीट वाला कोयला है उसमें ज्यादा पानी होता है, तो उसमें जो जलने की ताकत होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो कम होती है, तो छोटे मोटे काम के लिए जाएगा। लेकिन बड़े प्रोडक्ट, स्टील बनाना या पन बिजली करना, उसमें काम नहीं आता है। ये छोटा मोटा प्रेस वेस कर दिया, हाथ सर्दियों में हाथ सेक लिए, छोटे मोटे काम, वो उस पर आ जाता है। ये पीट, हाँ बिल्कुल है। और पीट के साथ कहने क्या कि पीट एक तो इकोनॉमिकली ज्यादा कुछ होता नहीं वायबल, और इसका मतलब क्या है कि ये कोयले जो हैं अभी बहुत दिनों तक जमीन में रहे ही नहीं है, मतलब कम समय में ही निकाल लिया गया, ठीक है ना। अगर ये और समय रहते तो लिग्नाइट बन जाते, मतलब पानी का कंटेंट और कम हो जाता, ठीक है। और समय रहते तो बन जाते बिटुमिनस बन जाते, पानी का जो इसमें मात्रा और कम हो जाती। और समय रहते और वक्त जाते तो क्या बन जाते? एंथ्रासाइट बन जाते, पानी की मात्रा और कम होती है और अच्छी क्वालिटी होती है। और समय रहते क्या बनते हैं? गैस बन जाते हैं, ठीक है, गैस बन जाते हैं, ठीक है ना। ये है, सारे सवाल आएंगे भैया यहीं से। अब आगे लाभ देखिए, शुभ और लाभ भी। फ्लाइंग से निर्मित ईंटें वजन में हल्की, सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत हैं। भूमि भराव या खानों में भराव के प्रयोग होता है। खेतों में छिड़काव करने से यह मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर फसल को पैदावार बढ़ा देता है। तो मैंने आपको 2-4 बातें बताई थी फ्लाइंग ऐश के बारे में, ठीक है। चलिए, हानि क्या है? वायु गुणवत्ता में गिरावट करता है, सांस लेने में दिक्कत करता है, पत्तियों और मिट्टी में जमा हो जाने से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम कर देता है, ठीक है ना। आप कभी किसी थर्मल पावर प्लांट के आसपास रहे हो? कभी एक्सपीरियंस हुआ है? आप अगर रहोगे ना, तो आप एक चीज देखोगे, जब ये
मतलब अगर आप सुबह आप काम कर रहे हो, शाम तक आते आपकी पूरी शर्ट खराब रहती है, पूरे कपड़े जो हैं उस पे जो है डस्ट जो है, एश पूरा जो है इधर अब गिरेगा, सर पे गिरेगा आपके, हैं? वही ना, तो होता होगा, फील किया होगा ना इस चीजों को लेकर, ठीक है। पत्तियों पे तो छत पे गिरता होगा, पत्तियों के ऊपर क्या होगा, पत्तियों पे डस्ट गिर जाएगी और वहां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम होगी, सूरज की रोशनी सीधे पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। इसके घटक क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा भाई, अब प्रमुख वायु प्रदूषक एवं उसके दुष्प्रभाव, CO2 एंड CO3 कहां से आ गया, ठीक है। कार्बनिक यौगिक क्या है, देखते इसमें कुछ खास होगा तो पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, CO होगा, आप गलत दिखा दिया, हरित गैस, क्योंकि एक फॉर्मूला ही बनेगा ही नहीं CO3 तो, ठीक है। हरित गृह प्रभाव, श्वसन संबंधी समस्या, प्रभावित अंग, अच्छा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बोल रहा है, SO2 H2O क्या है, अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्याएं, पौधे में क्लोरोलिसिस, NO और NO2 से क्या, N2O से एसिड रेन, पौधों की उत्पादकता में कमी, आंखों और फेफड़ों में जलन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या बोले, देखने में दृश्यता में कमी, लाल रक्त कण के निर्माण में बाधा, कैंसर हो सकता है। बेंजीन और इथिलीन हाइड्रोकार्बन है, कैंसर के कारण बनते हैं, ठीक है। श्वसन संबंधी समस्या होती है, समय पूर्ण पत्तियों और फूलों का गिरना। अब देखिए ये क्या सवाल पूछेगा, ये आपसे प्रदूषक और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो बस थोड़ा पढ़ा रहा हूं आपको। CFC भूमंडलीय ऊष्मा यानी कि ग्रीन हाउस गैस, ओजोन का क्षरण करता है। ओजोन क्या करती है, सांस संबंधी दिक्कत करता है, तो पढ़ा चुका मैं आपको। सीसा, लेड, श्वसन संबंधी समस्या करता है, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको असर करता है सीसा। रेशे, कपास के क्या होते हैं, कुछ लोग बनाते हैं चटाइयां या कारपेट बनाते हैं, अब स्वेटर, ठीक है। तो उनमें दिक्कत क्या होती है, कारपेट बनाते बनाते जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, वो सांस में के माध्यम से चले जाते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। तो उनको फिर वो दिक्कत आती है, श्वास संबंधी समस्याएं आती हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल इतने होते हैं, दिक्कत आ जाती है, ठीक है। कैंसर और फेफड़े इनके, और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल, एस्बेस्टोस के साथ भी यही कहानी है और रेशे के साथ भी वही, फेफड़ों के दुष्प्रभाव। एस्बेस्टोस क्या होता है, जो आपकी टिन होती है, टिन जो है वो एस्बेस्टोस से बनी होती है, देखा ना, जो टिन एक तो टिन से बना होता है, सॉरी टिन कह रहा है, जो छत बनी होती है, जो अरे ऐसी छतें होती हैं यार, जो ऐसी छतें होती हैं, ऐसी नहीं होती वाली, ठीक है ना, जो थोड़ा सा घरों में इस्तेमाल, छतों में इस्तेमाल होती हैं ऐसे करके ना, तो या तो वो टिन से बनी होती हैं, ठीक है, या तो टिन से बनी होंगी या तो एस्बेस्टोस से बनी होती हैं, ठीक है। देखा आपने एस्बेस्टोस वाले, वो सीमेंट से नहीं बनी होती है, एस्बेस्टोस होते, तो उसमें भी ये कहानी क्या है कि जहां बनते हैं तो वहां के वर्कर भी फेफड़ों की बीमारी से दिक्कत है उनको होती है, वो एस्बेस्टोस भी चला जाता है, शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। स्मॉग, आंखों का जलन, सर्दियों में जाओ, दिल्ली चले जाओ, आपको आंखों में जलन होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ऐसा फील करोगे। तो कुछ 4-5 चीज हैं इसमें मेन देख लेना, जैसे कि आपका समय पूर्व पत्तियों का फूलों गिर जाना, बेंजीन और इथिलीन की वजह से, ठीक है। ये एस्बेस्टोस पूछा गया एग्जाम में, सवाल पूछा गया है, फेफड़ों का अंग प्रभावित होता है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। स्मॉग से आंखों जलन, ये पूछा गया सवाल है, ये ठीक है। तो ये कुछ इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटा चीजें, कोई दिक्कत भी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेलेंस्की प्रोटोकॉल के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा का तेल शोधनशाला से उत्सर्जित कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रहा है। समझ में आया आपको, ठीक है। क्या है समझ में आपको कि जो आपका क्रूड ऑयल मथुरा के अंदर, मथुरा कहां पर है, मथुरा से एक चीज और याद आ गई मुझे, 2 चीज याद आ गई मथुरा से मुझे। इनफैक्ट मथुरा के पहले बताया कि लोकसभा मेंबर कौन है मथुरा से, कौन, कैंटारो की एम्बेसडर हेमा मालिनी जी जो हैं, वो सेकंड टाइम, 3rd टाइम जीती हैं वो, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं आएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहां होती है, मथुरा में सबसे कम, क्यों, ठीक है। और मथुरा में सबसे कम बारिश होती है क्यों, क्योंकि अगर आपका भारत ये है, ठीक है, और मथुरा यहां पर है, लेट्स सपोज मथुरा यहां पर है, कहां पर है भाई, इधर आओ ब्लैक में, ये मथुरा है, ओ भाई इधर आ जाओ, ठीक है, ये मालूम मथुरा है। अब प्रॉब्लम ये है कि
एक तरफ उसकी है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पता है ना क्या होते हैं, ठीक है। एक तरफ अरावली पर्वत है राजस्थान के अंदर, और मथुरा कहाँ है, यूपी और राजस्थान के बिल्कुल पीछे ही है ना, यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे है। अरावली पर्वत के पीछे साइड में है, बैक साइड में। एक दो किसी भी पहाड़ के दो हिस्से होते हैं, एक होता है मान लो बादल यहां से आए लीवर्ड साइड, और एक विंडवर्ड साइड, कि बादल यहां पर आया, पहाड़ से टकराया और यहां खूब बारिश कर रहा है। एक तरफ तो खूब बारिश हो रही है, लेकिन ये बादल कभी इधर पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है, तो यहां सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जहां पर बरसात कर दिया उसे लीवर्ड साइड, जहां पर बरसात नहीं हुआ विंडवर्ड साइड, ये अंग्रेजी वाला है। यही कंडीशन बैंगलोर साइड पे हर जगह ये कंडीशन रहती है। जैसे कि मुंबई के अंदर की कहानी है कि वेस्टर्न घाट्स है वहां पे, तो वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ ये घाट क्या है, ये छोटे पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के इधर मुंबई बसा हुआ है, समुद्र ये है, मुंबई यहां पर है, ठीक है। तो बादल यहां से बने, इन पहाड़ों से टकराए, यहां बरसात को बारिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो बादल जहां से बने वो इधर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पहाड़ चढ़ ही नहीं पाते हैं, इधर आ नहीं पाते हैं। तो आपका जो ये मराठवाड़ा विदर्भ का इलाका है वो पूरा सूखाग्रस्त रहता है। वहां किसान जो बेचारे पानी के तरसते हैं। मुंबई में मुंबई में पानी से डूब डूब के मरते हैं, वहां बेचारे वहां पे पानी कमी के कारण मरते हैं, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आ गया कि आपने अरावली हिल्स के सामने के बैक साइड में रहे तो बरसात पहले तो, अच्छा मानसून यहां शुरू होता है, ये मानसून के इसके दो विंग बनते हैं, एक विंग यहां जाता है और एक विंग ये आता है, और दोनों आके यहां मिलते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो इधर से पानी आप यहां तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि ये अरावली पर्वत इस पानी, इस मानसून की इस धारा को रोक लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो आता है यहां से, वो इतना दूर पहुंचते पहुंचते इसके बाद पूरा पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसका पूरा कुछ बचता ही नहीं इसके पास देने के लिए। तो ना इस वाले से पानी मिल पाता है, ना इस वाले से पानी मिल पाता है, और मथुरा वेरी प्यासी रह जाती है, ठीक है ना। अब देखो प्रभु हमारे कितने कष्टों में हैं, समझ में आ गया। तो वही मथुरा में तेल शोधन वो है आपकी, यानी कि रिफाइनरी है, मथुरा की रिफाइनरी है। रिफाइनरी क्या करती है, क्या करती है रिफाइनरी, रिफाइनरी क्या करती है, तेल निकालती है, तेल का शुद्धिकरण करती है। किस तरह से करती है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, एक्सट्रैक्ट होता है जमीन से निकालना, प्यूरिफिकेशन इसका शब्द क्या है, टेक्निकल शब्द, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सुना आपने नाम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें क्या होता है, ऐसा होता है, देखो ये बनाया उन्होंने, कॉलम बनाया, यहां से डाला क्रूड ऑयल डाला। अब क्या होता है कि जो हल्के वल्के वाले होंगे सबसे पहले यहां पे जमा होकर निकल जाएंगे, थोड़े भारी वाले होंगे यहां से निकल जाएंगे, और भारी होंगे यहां से निकलेंगे, और भारी होंगे यहां से निकलेंगे, भारी वाले यहां से निकलते हैं। तो जितना यहां पर आपका गैस निकलती है, मिथेन गैस, या जो भी ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, यानी एलपीजी में जो गैस इस्तेमाल होती है, कौन सी इस्तेमाल होती है एलपीजी के अंदर, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस गैस एलपीजी गैस वाली खाना पकाते हो उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये होती है। और जो नीचे आपका जो डामर वामर होता है, क्या बोलते हैं उसको, एस्फाल्ट, एस्फाल्ट बोलते हैं ना, वैक्स एस्फाल्ट बोलते हैं, वैक्स भी होता है ना, वैक्स भी आता है, वैक्स, वो सब नीचे आते हैं। तो भारी वाले नीचे आते हैं, हल्के वाले, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब इसी में क्या होता है, इस प्रोसेस में मथुरा में गैस, इससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही जो है आपका एसिड रेन बनती है, और एसिड रेन जो है जैसे ताजमहल पे गिरती है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, वो जो ताजमहल का मार्बल है वो पीला पड़ जाता है। ये सौंदर्य कम सदी का मतलब है पीला पड़ जाना। तो आपसे अगर बहुत ही प्रिसाइसली पूछेगा ना, प्रिसाइसली कि किसके वजह से एसिड रेन होती है, या किसकी वजह से जो है वो ताजमहल जो है वो रंग पीला करता है, तो SO2 बताना। अगर बहुत ही प्रिसाइसली पूछता है, एक सवाल पूछा गया है, इसमें 2-3 पूछा गया था, खास बताओ, इसने 4 ऑप्शन डाल दिए, SO2 भी डाल दिया, NO2 भी डाल दिया, ठीक है, बोला एक बताओ कौन सा है। तो बिल्कुल अगर खास एक मात्र पूछे तो SO2, नहीं तो कभी कभी ऐसा आता है SOX, NOX, वो ऐसे पूछ लेगा आपसे, वो भी आप राइट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी एक सवाल पूछा गया था, एग्जैक्टली था SO2। नाइट्रस के ऑक्साइड आपकी आंखों में जलन करते हैं, एसिडेट करते हैं, लेकिन ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाला मेन कल्प्रिट कौन है, SO2।
मेन अपराधी यही है, ताजमहल को, ठीक है। तो बोला भी जा रहा था कि यार इसको शिफ्ट कर दो, तो हमको शिफ्ट करना, हटा तो दिया गया। हटा दिया ना उसे, रिफाइनरी हटा दिया, पता नहीं हटाएगी नहीं हटाएगी, नहीं छोटे इंडस्ट्री हटाई हैं, छोटी मोटी जो जो इंडस्ट्री हैं वो हटा दी गई हैं। विभिन्न धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे कि धूल कण के प्रकार और रोग हैं। कपास का धूल, यानी कि आप जो कपास की खेती कर रहे हो तो उसे बिसनोलिसिस कहते हैं, यानी बीमारी होती है। गन्ने की धूल, गन्ने का जो गन्ने खेत में काम करते हो उसको जब आप इनहेल करते हो तो बेगासोसिस कहते हैं। अनाज की धूल, अनाज में काम कर रहे हैं, मतलब वो उठाया फेंका तो अनाज, ये हिंदी में है। कृषक फुसफुसा, फुसफुसा में छाती होती है, फुसफुसा बोलते हैं। सिलिका से होने वाला सिलिकोसिस होता है, कोयले के कण से होता है एंथ्रोकोसिस होता है, तंबाकू की धूल से टोबोकोसिस होता है, और लोहे के कण यानी कि जो माइंस में काम करते हैं वो सिडरोसिस या लोहा मेहता होता है। तो अलग अलग बीमारियां, इसमें 3-4 बीमारियां जो कि नाम से अलग होंगी, एग्जाम में आ जाएंगी आपको। फटाफट लिख लो, जल्दी लिख लो। स्पीड बहुत तेज है लेकिन क्या करें, तेज रखनी पड़ेगी तेज, नहीं तो पीडीएफ लेना बाद में लिख लेना, ठीक है ना। हाँ सब मिल जाएगा, ठीक है, बाद में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो खाली फटाफट। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्पन्न SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अधिक वर्षा होती है, यानी कौन सी एसिड रेन होती है। पूछा गया था कि जर्मनी और नॉर्वे और स्वीडन में जो एसिड रेन होती है, पहले सवाल बताओ, सुना नाम नॉर्वे का नाम सुना है, स्वीडन का नाम सुना है, नाम सुना है कि नहीं सुना, सच बताना, नाम सुना है। कहां पर होंगे ये देश कहां पर है, मैप में कहां पर होंगे, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, कौन से महाद्वीप के अंदर है, स्वीडन और नॉर्वे कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, यूरोप के अंदर है। कहां पे होंगे, बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास, बिल्कुल नीचे थोड़े से, नॉर्थ पोल होता है ना जब ये, अरे भैया बन जा फटाफट, ये है, तो यहां पर आपका नॉर्थ पोल अगर हो गया तो बस ये यहीं पर होते हैं, बिल्कुल बहुत ठंडे इलाके हैं स्वीडन। और इनकी तारीफ हमेशा होती है, अच्छे कंट्री है। इनका एक भाई और भी है डेनमार्क, एक और भाई है फिनलैंड, ठीक है, हाँ स्कैंडिनेवियन, ठीक है। तो ये लोग बड़े अच्छे अच्छे और बढ़िया लोग हैं, मतलब बहुत ही हर अच्छे मामले में इनका नाम टॉप रहता है, कि ह्यूमन राइट हो गया और एंटी करप्शन और साफ सफाई और सब चक्करों में ये नंबर 1 रहते हैं ये लोग। स्वीडन, कभी कभी स्वीडन नंबर 1 है, कभी नॉर्वे नंबर 1 है, कभी फिनलैंड नंबर 1 है, ये रहता है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। वैसे पूछा गया था आपसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये पीसीएस के अंदर पूछा जाता है, 4 कंट्रीज हैं आपके इधर, ठीक है। खैर वहां पर ना आपको जो वर्षा होती है, कौन सी एसिड रेन होती है, तो पूछा गया था कि वो किसकी होती है। स्वीडन और नॉर्वे में जो एसिड रेन होती है वो जर्मनी में जो फैक्ट्रियां हैं और जो इंग्लैंड के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं वो जलती हैं, और वो जो SO2 और NO2 क्रिएट करती हैं वो जाके स्वीडन और नॉर्वे में जाकर बारिश करती हैं। वो वहां पे जैसे मथुरा में हुआ और आगरा में जाकर ताजमहल को बर्बाद किया, वैसे जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में और आपको पता है इंग्लैंड पहला कंट्री है जो जिसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। औद्योगिक क्रांति कहां शुरू हुई है, इंग्लैंड से शुरू हुई है। और जर्मनी की इकोनॉमी तो बिल्कुल इंडिया के बराबर है, समझ लो जर्मनी छोटा कंट्री होने के बावजूद भी वहां पर इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे है। तो दोनों ही बहुत इंडस्ट्रियल, बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं। और कितनी सारी मिलें होंगी, कितनी सारी फैक्ट्रियां होंगी, वो कितना धुआं बनाते होंगे ये दोनों, कि वो स्वीडन और नॉर्वे में जाकर उन्होंने धुआं कर दिया, धुआं, ठीक है ना। अम्ल वर्षा की झील को कातिल झील भी कहा था, ठीक है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई। लखनऊ, यूपी का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है, कानपुर को, ठीक है। एशियाई भूरे बादल में एरोसोल की मात्रा होती है लगभग 50%, ठीक है, पढ़ लेना, फैक्चुअल है क्या। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है भाई बताओ, बड़ी खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों खराब है, दम घोटू, क्या कैसे दम घोटती है, दम कैसे घोटती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कैसे होता, कैसे है पूरा बताओ मुझे, शुरू से बताओ, शुरू में होता क्या है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम कर देते हैं सर, तो उससे दम घुटने लग जाता है। आई कहां से कार्बन मोनोऑक्साइड, सांस लेते समय
पेट्रोल की तो जो गाड़ियां होती है पेट्रोल होते हैं वो भी वहां से भी नहीं आती है ज्यादा, आती वहां से भी है, लेकिन और बताइए जो इसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। आप सर्दियों में हाथ सेकते हो, कंडे वंडे नहीं, आप ब्लोवर जला लो, आप अपना ब्लोवर जला लो, ब्लोवर, अंगीठी, हीटर, कुछ भी जला रहे हो और कमरा भर दिया बंद आपने, ठीक है। कार्बन का कंबशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है और जब कोई जलता है कोई चीज, कार्बन क्या, लकड़ी जल गई या कुछ भी जल गया, जब आपने दरवाजा बंद कर दिया एयर की सप्लाई कम हो गई, और जब कुछ चीज जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम है, यानी अगर नॉर्मल खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं और जब आपने मान लो कोई लकड़ी जलाई तो वहां पर धुआं जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि एयर की मात्रा ज्यादा है। लेकिन आपने दरवाजा बंद कर दिया और जब तब कोई चीज जल रही है तो वहां बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की खासियत क्या है कि अगर आपने जला के सो गए कि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है भैया, सो जाते हैं, तो फिर आप अगले दिन आप वहीं मिलेंगे, ठीक है। क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में जाती है और इसकी खासियत क्या है कि इसका साइज जो होता है वो ऑक्सीजन के साइज के बराबर होता है, और वो खून में जाकर ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करती है और ऑक्सीजन किनारे करती है और खुद जाके बैठ जाती है। तो शरीर में खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और धीरे धीरे करते हुए आपके शरीर दिमाग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा आ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और दिमाग जो है वो बेकार हो जाता है आपका। फिर इसीलिए चाहे ठंड कितनी पड़ जाए, कितनी भी पड़ जाए, खिड़की दरवाजे खोलकर या अंगीठी को पहले बाहर छोड़ दें, उसके बाद सोना, हीटर वीटर जला के मत सो जाना कभी कभी ना। और ये पता है, ये बहुत ऐसा है ना कि चूक हो जाती है, बस लोगों से जानबूझ के नहीं करते हैं, कभी अनजाने में चूक हो जाती है या थोड़ा सा केयरलेस हो गए। गांव में तो पता है कंडा जला करके कमरे के अंदर कहीं मच्छर नहीं लगेंगे, दरवाजे ही बंद कर देंगे। हाँ तो बस, तो जिस नहीं रहता है। दिन बुलावा आ गया तो फिर निकल भी लेंगे उसी तरह से ना। मैं छोटे में अपने गांव जाती थी, यही होता था, दादी लोग करते थे। ठीक है ना, तो कमरे का जो ब्लोवर जलाते हैं ब्लोवर से भी हो जाता है। तो उसमें सर क्या जो कमरे का मॉइस्चर होता है वो भी खत्म कर देता है। अभी मैंने इसी सर्दियों में पढ़ा था कि ब्लोवर जलाने वाले बंदे भी एक्सपायर कर गए। ब्लोवर जलाने वाले, हीटर ब्लोवर से भी होता है। सच कैसे गए फिर? हो सकता है कि किसी सोर्स से ऑक्सीजन एयर आ रही हो ना। पुराने घर होते हैं तो हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, उससे नहीं होगा। वो CO2 तुम इनहेल कर लोगे, नहीं मरोगी। और वैसे भी तुम इनहेल करती हो। हाँ, नॉर्मल टाइम पे जब हमने सांस छोड़ी, जैसे हमने सांस छोड़ा और फिर दोबारा तुरंत ले लिया, तो पूरा ये नहीं कि पूरा सांस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल गई और ऑक्सीजन इधर से आ रही है, ठीक है। तो वो आसपास ही तो है ना। तो कभी 20-30% आप जो इनहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर जाते हो, लेकिन वो खतरनाक नहीं है। वो खतरनाक अलग तरीके से है, वो ग्रीन हाउस गैस के लिए खतरनाक है, ठीक है। इसलिए सर्दियां कितनी पड़ जाए, मैंने एक डेथ देखी है सामने की, ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, बचपन में, ठीक है। इसीलिए वो बस क्या बताएं आपको, इसीलिए भाई पंगे, चाहे सर्दी कितनी पड़े। उसके बाद से तो मैंने सारी सर्दियों में अंगीठी जलाता ही नहीं मैं कभी, मतलब ऐसा ना, जो सिस्टम ही खत्म। सबसे अच्छा है आप ग्लव्स पहन लो, जो जुराबे पहन लो, और हॉट वाटर बोटल्स होती हैं उनको रख लो यार, रजाई के अंदर डाल लो, सबसे बेस्ट है। होता है उससे, बोल दो ना, होता है, बस सो जाओ बढ़िया मस्त हो गए। और रजाई अगर 2 डबल डाल लोगे तो और मजा आ जाएगा, फिर लंबी नींद ले लो फिर। और अगर 2 रजाई, एक रजाई होगी तो दिक्कत हो जाएगी कि 2 रजाई चलेंगी काम। 2 रजाइयाँ काम अच्छी होती है कि 1 रजाई काम अच्छी होती है? एक मोटी रजाई काम अच्छी है कि 2 पतली पतली रजाइयाँ अच्छी होती हैं? आपने कहा कि एक मोटी रजाई अच्छी होती है। आप बताइए, आपके पास 2 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर की एक मोटी रजाई या 5 सेंटीमीटर की 2 रजाइयाँ पतली पतली, क्या चाहोगे सर्दी से बचने के लिए? 10 की 5? आप 10, आप क्यों 2? सबको सुन लिया, बता दिया? बताओ जल्दी आंसर दो, बताओ जल्दी बताओ। आंसर गलत, सोल्यूशन गलत, मतलब एक्सप्लेनेशन गलत। हाँ बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। बताओ, तुम बताओ। गलत। कौन सी लेयर? गलत। जो आप 2 रजाइयां लेते हो वहां पर तीसरी 3 लेयर होती हैं। एक आपकी रजाई है, एक, ठीक है, और एक रजाई आपकी दूसरी 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, यहां पर एयर होती है, और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो
कुछ अलग है, तो मतलब हीट यहां से पास ही नहीं होती है, हीट पास ही नहीं होती है। इसीलिए दो, अगर कभी होटल में जाना तो वहां दो दो रजाई मिल जाए, या घर के अंदर आपको ऑप्शन मिले कि दो पतली रजाई लेने का, तो आप वो ले लीजिएगा, वो ज्यादा फायदा करेगा आपको। तो यहाँ पे 3 लेयर है, 1 2 3, ये ज्यादा है। अब वो अलग बात है भाई, वो साइंस उसके लिए थोड़ी ना आया है, मैं मेरा काम आपको साइंस पढ़ाना है। आप वहां पर सोते किस तरह से हो, फैल के टांगे, कुछ लोग सोने की आदत बड़ी गंदी होती है, खुल के सोते हैं ऐसे, रजाई इधर जा रही है, सोना तो ढंग से नहीं आता लोगों को। अच्छा, लाइकन क्या करते हैं बताओ, चलो बताओ फटाफट जल्दी से। लाइकन, लाइकन क्या इंडिकेट करते हैं? अगर आप कहीं पहाड़ों में गए हो, आपको लाइकन मिल गए, कहां मिलेंगे? आप पहाड़ों में गए हो, बड़े अच्छी वादियां हैं, वहां पहाड़ के पत्थर हैं, पत्थर के पास अगर छोटे छोटे आपको इस तरह के आपको दिख जाएं, ठीक है, छोटे छोटे आपको क्या बोलते हैं यार, कुछ चिपके चिपके मिल जाए, या पेड़ है, चीड़ का पेड़ है ना, वो यहाँ पर चिपके चिपके मिल जाए ऐसे करके। काई तो अलग है, काई से मतलब थोड़ा सा एक तरह का ना, क्या बोले यार, थोड़ा सा पतला सा पपड़ी टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है, तो इन्हें लाइकन बोलते हैं। ये पत्थरों के पीछे या पेड़ों पर लगे हुए मिल जाते हैं। अगर ये दिख रहे हैं तो एनवायरमेंट अच्छा है। तो एयर ये इंडिकेटर है, वायु प्रदूषण की जैविक सूचक है, ये इंडिकेटर है। अगर ये दिख रहे हैं तो मतलब अच्छा है, नहीं दिख रहे हैं तो मतलब कि लोगों ने वहां पे जाके ऐसी ऐसी कर दी है, प्रदूषण कर दिया है, ठीक है। तो लाइकन एग्जाम में सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइकन एक इंडिकेटर है, एयर इंडिकेटर है। इसका एक भाई और भी है, समुद्र में मिलता है, हमें इसका भाई है लाइकन का, कोरल। अगर कोरल दिख रहे हैं आपको तो समुद्र का पानी बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रदूषण रहित है आपका, ठीक है। इंडिकेटर्स उनको बोलते हैं। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति सरल हानिकारक तत्वों को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन, ये सब हैं आपको सिगरेट के धुएं से मिलते हैं। 2 तरह के स्मोकर्स होते हैं, एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर। क्या होता है एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर में, क्या फर्क होता है? हाँ, बगल में बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है। जैसे कि पापा ने सिगरेट पी और 2 साल का बच्चा बेचारा वो पापा की गोदी में है, पापा तो खुद पी रहे हैं, बच्चा भी पी रहा है, समझ लो तरह से। तो वो बिना सिगरेट को पिए मजे लिए उसके सारे दुष्प्रभाव हो रहे हैं। वो धुआं उसके शरीर में जा रहा है, क्या जा रहा है? बेंजीन जा रहा है, देखो ना, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन, ऐसी खतरनाक चीजें जो हैं सिगरेट के धुएं के माध्यम से आते हैं। तो कहते हैं कि एक्टिव स्मोकर से भी खतरनाक जो है वो पैसिव स्मोकर होता है, वो खतरनाक होता है, ठीक है। और मुझे इसी बात बताइए, पॉलिटिकल क्वेश्चन लेते हैं कि सार्वजनिक स्तरों पर सिगरेट पीने के जो रोका गया है वो कौन से केस के माध्यम से रोका गया है? कौन से केस में ये बोला गया कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं पी जाएगी, धूम्रपान नहीं किया जाएगा? सार्वजनिक स्थल क्या होते हैं? पब्लिक प्लेस, बस, ट्रेन, ये सब। मुरली देवड़ा केस है ये, अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो दिखाई देगा। तू भी भूल गई, ठीक है सर, बर्बाद करोगे, कुछ नहीं करोगे। दिमाग को एक्टिव मोड रखा करो यार। सबसे अब एक सवाल आया था, अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं कि जो गर्मी पैदा करती हैं, कि सूरज की रोशनी को अंदर एंट्री तो करा देती हैं, बाहर नहीं आने देती हैं। इस कारण से गर्मी जो है पृथ्वी पर गर्मी बनी रहती है, एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, ठीक है। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? जैसे कि आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब होती हैं। सवाल पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा, 2 सवाल आएंगे इसमें, सबसे ज्यादा किसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन एफिशिएंट है? 2 सवाल हैं। एक क्या है कि किसकी वजह से पृथ्वी इतनी गर्म हो गई है, सबसे मेन अपराधी कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियों में से धुएं उड़े, उसने कर दिया। लेकिन इन गैसों में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है कि बहुत थोड़े में भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देता है, जैसे मीथेन वगैरह होते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, ठीक है, सबसे ज्यादा ये करता है। सर्वाधिक तीव्रता से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर सकने वाला कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा एग्जाम में, आपको ध्यान रखना। सवाल समझ में आ गया? 2 चीजें हैं, एक किसकी वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है, और एक हो रहा है कि किसने सबसे ज्यादा वो कर सकता है। कि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड मान लो अगर 1
कर रहा है तो ये 100 कर रहा है, ऐसा। ठीक है, पढ़ चुके। स्मोक से पहले प्रयोग में ठीक हुआ है, चलो हो गया। मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके हम लोग, नहीं पढ़ेंगे दोबारा। नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ चुके, कितने बार नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़े हैं बार बार, कितने बार हम जलाएं उसको, क्या नाम है अपनी ताजमहल को। बस आखिरी स्लाइड रह गई है। भारत की पहली खनिज कोर लाइब्रेरी स्थापित की गई अकवाली गांव झुंझुनू राजस्थान में। ओडम द्वारा प्रदूषकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैव अपघटन। ठीक है, ये सब पढ़ लेना यार, कुछ है नहीं, ये सब आ चुका है। ये धान की खेती और जुगाली करने वाले पशु, जुगाली क्या होता है, रेमिफिकेशन, क्या करती हैं वो, पहले गई फटाफट खा लिया, वो घर आई, उसके बाद पेट से निकाला चैम्बर से और फिर दोबारा चबाया उसको, ठीक है ना, उसे जुगाली कहते हैं। तो वो उस जुगाली से मीथेन होती है, मीथेन। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये गर्मी पैदा करती है। और धान की खेती में भी यही कहानी यही है, धान के खेतों में भी यही कहानी है, ठीक है। वहां से भी आपका जो है निकलता है। ये सवाल दोनों आते हैं, सवाल इसके अंदर आते हैं, गलत नहीं, ठीक है, गलत करके बताना। और एक सवाल यहां से आता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे कौन सी है, ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे कौन सी है, ऑर्गन 0.93, ठीक है। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूछा गया सवाल है ये, और कई लोग गलत करके आए थे। लोग सोचते हैं तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरे नंबर पे ऑर्गन है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ऑर्गन है, 0.93% की है, इनएक्टिव रहती है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, कुछ करती नहीं है ये। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। चलो लास्ट पढ़ लेते हैं। फ्लू गैस क्या है, डिसकलराइजेशन, कोयला आधारित ताप सेंसर में, वही है, पढ़ा दिया मैंने आपको, इसमें कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, खराब। चलिए जी।